नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की गुज़िश्ता 24 घंटे की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें ग़ालिबन सबसे अहम तो वो है जहां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 4 माह और 10 दिन की तगोदो के बाद बिल आखिर IMF का जो स्टक ट्रांशे था $1.17 बिलियन का, उसे उन्होंने हासिल कर लिया। और इसके बाद ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो शायद उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस पैदा हो सके। ये और बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इंपोर्ट्स जो नवंबर दिसंबर में ऑर्डर की गई थी जून जुलाई में आ चुकी हैं कराची पोर्ट में, लेकिन उनकी LC जो है लेटर ऑफ क्रेडिट की फाइनलाइजेशन या पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पैसे रोक के रखे हुए थे। और अब हुकूमत को इसके बाद अगले 12 माह के अंदर कोई $20 बिलियन जो है उसे हासिल करना है। वो कैसे हुकूमत हासिल करेगी? मशरक़ वस्ता के ममालिक से हासिल करेगी, बॉन्ड्स इशू करके हासिल करेगी। लेकिन बॉन्ड्स के मामले में मुकावट यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो 7 और 8% के ऊपर बॉन्ड्स इशू किए थे, यूरो बॉन्ड, सकूक बॉन्ड, वो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 25% डिस्काउंट के ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब है कोई और अगर बॉन्ड इशू किया गया तो उसके ऊपर हुकूमत को 10, 11, 12% तक उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा और उसका टोटल रेट जो है वो तकरीबन 37% के ऊपर जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन अगर जहाँ ये कामयाबी है, और हम समझते हैं डेफिनेटली कि ये कामयाबी है, 4 माह और 10 दिन की एक स्ट्रगल करके डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने इस चीज़ को हासिल कर लिया। वहाँ ऑपोजिशन और मीडिया ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिसे आज कामयाबी कहा जा रहा है उसी को पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी कहा खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और उनके जो पार्टनर है जनाब बिलावल जरदारी साहब ने, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा 2020 की जब इमरान खान हुकूमत डील कर रही थी IMF के साथ, तो बिलावल जरदारी का फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में क्या कहना था IMF के हवाले से। मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ, गरीब अवाम के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये PT-IMF डील को। फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस PT-IMF डील को चला देंगे। फाड़ दो इस डील को, PT-IMF डील को फाड़ दो, मुल्क के मफाद के लिए एक नई डील लेकर आओ। पता नहीं सियासतदान इस किस्म के जज्बात किस तरह से पैदा कर लेते हैं, इतना जोश व खरोश कहाँ से लेकर आते हैं उन चीज़ों में जिनमें वो यकीन ही शायद नहीं रखते अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें। लेकिन अब के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इसी साल के शुरू में IMF के हवाले से क्या कहा? $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं जो कहते थे कि हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, जहर पी लेंगे नहीं जाएंगे। हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नतें तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। एक हाथ में आप कशकोर ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? कभी आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं जनाब स्पीकर? ये टुकड़ा नाज़रीन जो आपने देखा ये जनवरी 2022 का है। उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर और आज के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने IMF के साथ डील की है, उनके IMF की डील के हवाले से क्या जज्बात थे, क्या उनका इस्तदलाल था, क्या उनकी पोजीशन थी और कैसे वो सारी पोजीशंस रिवर्स हो गई हैं। अब ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ है, अब ज़ाहिर है वो कहते हैं कि डील जो है बहुत गलत है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब कोई तकरीबन $5 अरब के प्लेजेस हासिल किए टेलीफोन में फ्लड रिलीफ के हवाले से। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। 2 घंटे में उन्होंने इतने पैसे जो हैं वो रेस कर लिए। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं आज के दिन में कि अब से चंद घंटे पहले आज सुबह डॉक्टर शहबाज गिल, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान की बेल एक बार फिर रद्द हो गई है, जो कि 25 तारीख को उन्होंने फाइल की थी। 6 दिन के बाद अमूमन होता यह है कि जब किसी मुलजिम को, एक्यूज्ड को जुडिशल पे भेजा जाता है तो उसको 24 से 36 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल को 6 दिन के बाद भी बेल ना मिल सकी है। अब वो हाई कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। तो ये 3 डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखती हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं जनाब शहरी और आफरीदी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू आफरीदी साहब। मुझे ज्वाइन करेंगे अली परवेज़ मालिक साहब, PMLN के लीडर हैं, एक लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे, MNA हैं लाहौरी से, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। डॉक्टर फारूक सलीम साहब पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के जरिए, एक वीडियो लिंक के जरिए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं शुरू कर सकूँ, अली परवेज़ मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया।
अली परवेज़ मलिक साहब, आप तो खुद भी मईशत को समझते हैं, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप एप्टमा के चेयरमैन रह चुके हैं, आप एक फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। हम तो समझते हैं कि आपकी हुकूमत ने 4 माह और 10 दिन जो है उसमें खासी एफर्ट की और एक IMF का भरल आपने ट्रांच जो फंसा हुआ था 1.17 बिलियन का, वो आपने हासिल कर लिया। लेकिन इसका क्या करें कि खुद आपकी पार्टी के और आपके अलायंस के तमाम ही लीडरान जो हैं, आपका नहीं हमने देखा कि क्या इस्तदलाल हुआ करता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, हर लीडर जो है उसने IMF PTI डील को बहुत ज़्यादा रगड़ा था। तो अब इसको आप कैसे इस स्टेज पे कैसे डिफेंड करते हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि IMF जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक है और उसका ये मकसद नहीं है कि वो बोरोइंग मुल्क जो है उसकी लोगों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करे। वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा देता है और ये उस मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करता है और किस तरह से अपने वसाइल को देखते हुए उनको इन्वेस्ट करता है। तो मैं इस चीज के साथ ओपन करना चाह रहा था और ये भी बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि IMF से $1 बिलियन किस्त लेके हमें कोई यहां पे सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है वो ये है कि इस ग्रीन लाइट से आपके लिए 30-40 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग विंडो जरूर ओपन हो गई है। और इसके साथ ही जो शौकत तरीन साहब यहां पे दूसरी उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की, आज उसको हमने जरूर एवर्ट कर लिया है। तो मैं इतनी सी सिर्फ इसके ऊपर गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं जब हुकूमत बदली थी उस वक्त तकरीबन $8 बिलियन के स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स पड़े हुए थे और वो सारे के सारे जो रिजर्व्स थे वो हमारे दोस्त ममालिक के थे और वो दोस्त ममालिक के रिजर्व और मांगे टांगे के होने के अलावा बिलियन के थे कि सर ज्यादा थे उस वक्त, तो मेरा ख्याल है 13-14 के नहीं थे। ऑफिशियल रिजर्व $8 बिलियन के थे। आप डॉक्टर फरूख सलीम साहब से एक न्यूट्रल राय ले लीजिएगा उसके ऊपर, उनकी बारी के ऊपर। गुजारिश ये है कि वो सारे के सारे रिजर्व जो थे वो नथी थे IMF प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन के साथ। तो मुझे बताएं, जब शौकत तरीन साहब ने पहली दफा डिफॉल्ट इंजीनियर करने की कोशिश की और उन्होंने वो अनफंडेड सब्सिडीज दी जिसकी वजह से पिछला साल जो इख्तिताम हुआ हमारा खसारा रिकॉर्ड सतह के ऊपर गया 5,500 अरब के ऊपर। तो मुझे बताएं उस वक्त जब IMF प्रोग्राम को उन्होंने सैबोटाज किया, पहली दफा जब कोशिश की, तो मुझे बताएं पाकिस्तान ने ये डॉलर रिजर्व्स कहां से जनरेट करने थे अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए। अप्रैल में जब हुकूमत आई थी आपको जून तक $10 बिलियन दरकार थे और अगर $8 बिलियन आपको ये दोस्तों के वापस करने पड़ जाते तो $20 बिलियन की रिक्वायरमेंट 3 महीने के अंदर थी। ये आप तस्दीक कर लीजिएगा डॉक्टर फरूख साहब से। तो IMF का प्रोग्राम आपको ग्रीन लाइट करना ही करना था और आपने इसीलिए देखा कि भरपूर कोशिश के बाद बेसिकली हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि लोगों के ऊपर बोझ कम से कम डाला जाए। जी सर। अच्छा, जी सर। मुझे आपकी बात से मैं उसमें आपका इस्तदलाल पिक करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मंतक और लॉजिक जो मुझे समझ आई है वो ये है कि IMF के साथ डील करने में तो कोई खराबी नहीं है, डिपेंड ये करता है कि किस किस्म की डील आप करते हैं और उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइजेज और कंसेशंस करते हैं। क्योंकि अब आपके एतराज़ ये है कि आप ये कहते थे कि उन्होंने $1 बिलियन की खातर पाकिस्तान को बेच दिया, अब वो भी लोग यही कहते हैं कि आपने भी $1 बिलियन की खातर पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा कि मामला $1 बिलियन का नहीं है, मामला है कि आप फाइनेंसिंग विंडो किस तरह से अपने मुल्क के लिए खोलते हैं, क्योंकि आपकी अगले साल $40 बिलियन की रिक्वायरमेंट है जो इन फ्लड्स की वजह से जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है हमारे मुल्क में तकरीबन $5-6 बिलियन की और बढ़ जाएगी। अच्छा। तो गुजारिश ये है कि हमें डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए डिस्पाइट और क्या गलत किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी तो लेवरेज करते थे ना, किरदार थे शौकत तरीन साहब और उनके डायरेक्टर इमरान खान साहब जो हैं, पहली प्रायोरिटी थी कि डिफॉल्ट को अवॉइड करना है और बाकी चीजों की सारी हैसियत है। मैं ये आपसे प्ली ले रहा हूं। अली साहब PTI की हुकूमत ने 2019 से लेकर 2022 तक महज $3 बिलियन लिए थे, वो भी लेवरेज ही करते थे, वो भी उसके ऊपर और पैसा लेते थे और जगहों से लेवरेज करते थे। तो आपने फर्क क्या किया है उनसे? व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए मैं तो आपसे बता रहा हूं कि जो यहां पे ये बारूदी सुरंगें लगा के गए थे और पाकिस्तान की डिफॉल्ट को इंजीनियर करने की इन्होंने कोशिश की थी, मेरे ख्याल से IMF के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी, क्योंकि जो ये अच्छी बुरी डील करके गए थे हमें उसको रिज्यूम करना क्रूशल था, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होती तो हमने देखा मैंने सवाल पूछा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन हल्फ उठाया था मैंने उस दिन भी उनके पास जाके पहले दिन कहा था कि इसको इमीडिएटली रिवाइव कर लें। ठीक है,
हाँ, मैंने सर आपका बड़ा अच्छा अली भाई बड़ा अच्छा मौक़िफ़ आपका आ गया। शहर राशिदी साहब, आपकी IMF डील में इनकी IMF डील में क्या फ़र्क है? अब आप इस पे क्यों एतराज़ करें? IMF के पास तो आप भी गए, फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। एक तो जी आज कोहाट में मेरे हलके में 4 बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। IG साहब और हमारे जो RPO साहब हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है जो कि उसमें अभी दे आर डूइंग द नीडफुल, लेकिन वो ऐसे 4 कोहाट के और पाकिस्तान के ऐसे शहरी थे जो टैक्स पेयर्स थे, वो लोग थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और पाकिस्तान की तरक्की में उनके हमला किसने किया ये भी पता नहीं चल रहा, उस पर डिफरेंट राय आ रही हैं। चारों को शहीद करने के बाद क्या मैसेज था, क्यों मारा गया, और उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्म्ड फोर्सेस से भी है, और वो लोग जो हैं पाकिस्तान के सच्चे मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। सर्विंग ऑफिसर्स को हिट किया? नहीं, सर्विंग ऑफिसर्स नहीं है, ये उनकी फैमिली के लोग हैं। ठीक है, रिटायर्ड जनरल साहब है, उनकी फैमिली है, उनको ये आज टारगेट किया गया है। अब कोहाट में? जी, कोहाट में। और ये नहीं पता कि किसने किया? नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन्होंने CCTV कैमरा से तमाम फुटेजेस ले ली हैं। ठीक है। और मैं इन टच हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन एक जो नई वेव चल पड़ी है KPK में, क्या इसका ताल्लुक उनसे है? वो जो कह रहे थे कि कुछ TTP या जो देखिए जी, इट्स टू अर्ली, इस टाइम मैं कुछ अपनी तरफ से इसलिए नहीं कर सकता जब तक मुझे कंसर्न की स्टेक होल्डर से कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होती। तो मैं सिर्फ इसलिए कंडेम कर रहा हूँ कि अब हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ इससे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट से निकल के हमने पाकिस्तान की मफादात को सामने रख के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। और अब आते हैं आज के आपके सवाल पे। देखिए जी, कॉल व फेल में तज़ाद। अगर इमरान खान ने मुल्क का सौदा किया था, फाड़ दो, रिजेक्ट कर दो, नई डील लेके आओ, और ये गद्दार है और ये फलाना, तो आज मेरा सवाल ये है कि PDM की तमाम पार्टियां, उनके ज़बानों को ताले लग गए हैं, नई नई जस्टिफिकेशंस दी जा रही है, फिगर्स को तोड़ा जा रहा है। तो नंबर 1 फ़र्क क्या है कि इन्होंने हमें क्या कहा, आज ये कौन से राग गलाप रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, नहीं आप कर रहे होंगे ना तनकीद, मैंने देखी नहीं, मैं भी आप आ रहा हूं ना। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो IMF से शुरू में 2018 जब हम कहते थे 2 हफ्तों के रिजर्व्स भी नहीं है हमारे पास, और जब IMF डील में शराइत आए और खान साहब के सामने रखे, असद उमर साहब ने आज भी उस पर बात की, और उस वक्त जो हालत थी इकॉनमी की, जो बारूदी सुरंगों की बात की है, इन्होंने अपनी तरफ से क्या कुछ नहीं किया इकॉनमी के साथ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रहा, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने 22 से 24 बिलियन US रुपये के अगेंस्ट डॉलर को वेंटिलेटर पर रखने का जो एक ऐसा पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती और धोखा किया जिसके रिपरकशंस दूर तक पाकिस्तान को मुसलसल फील होंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो एक और वार किया आम पाकिस्तानियों पे किया, निगोशिएट नहीं किया। आप बिजली की कीमतें कब से कहां चली गई हैं, पेट्रोल डीजल देख लें, इंटरनेशनल मार्केट में फी बैरल ऑयल। कह रहे हैं गए तो आप भी IMF के पास ना? हम गए थे, हमने उनसे निगोशिएट किया, तो हमने आम आदमी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ये बिग विग्स को प्रोटेक्ट करने और आम आदमी से इनका कोई इनसे बेहतर नेगोशिएशन की अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं उसकी एविडेंस क्या है? उसकी एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट, IMF ने इनके तो फज फिगर्स देते थे ना। IMF, मूडीज को आप उठा लें, जो क्रेडिबल की स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या कहते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पे जो रेटिंग थी वो बेहतर हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ इन्वेस्टर का। मैं कुछ ब्रेक से पहले मुझे जरा डॉक्टर फारूक सलीम साहब को लेने दीजिए। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप गुज़िश्ता 5 बरस की जो सारी माशी जो एक तब्दीली है उसको बड़े गौर से देखते रहे, उस पर कॉमेंट भी करते रहे। जो IMF डील तहरीक इंसाफ ने की थी उसमें और जो IMF डील अब की है PML लेड गवर्नमेंट ने, इसमें कोई फ़र्क आपको नज़र आता? क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये 23वां अरेंजमेंट है हमारा IMF के साथ। 1950 में हम उसके मेंबर बने थे
और ये 23 माफी चाहता हूँ, ये 23वां अग्रीमेंट जो है ये जुलाई 2019 में नेगोशिएट हुआ था और ये अरेंजमेंट पीटीआई की हुकूमत ने नेगोशिएट किया था। उसके बाद जो वादे किए गए थे पीटीआई की तरफ से आईएमएफ के साथ, वो वादे पूरे होने से पूरे नहीं हो पाए, लेकिन एक किस्त जो है वो पाकिस्तान ने वसूल कर ली थी। वो वादे क्या थे? देखिए, एक तो वादे किए थे जब डॉक्टर हफीज शेख साहब आए थे, बिजली के रेट बढ़ाने के वादे थे, इजाफी टैक्स पेट्रोल के ऊपर डालना था। उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई और नए वजीर खजाना आ गए और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक जादू की छड़ी है, मैं ये वादे जो पिछला वजीर करके गया है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करने चला। उसके नतीजे में ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो गया था। उसके बाद दोबारा से वादे किए गए आईएमएफ के साथ और दोबारा से फरवरी की 28 तारीख अगर आपको याद हो तो वजीर आजम इमरान खान साहब थे उस वक्त, उन्होंने जब सब्सिडी का ऐलान किया वो वादों की खिलाफ वर्जी थी। तो 2 दफा पिछले 2 सालों में पीटीआई ने वादे किए, किस्त वसूल कर ली गई और किस्त वसूल करने के फौरन बाद उन वादों की वायलेशन की गई और फिर आईएमएफ का प्लान जो है वो सस्पेंड हो गया। तो प्लान और प्रोग्राम वही पुराना वाला है। सस्पेंशन से वापस हमने उसके प्रोग्राम का हिस्सा बनना था, जो पिछले 4 महीनों से 4.25 महीनों से आप कार्रवाई देख रहे हैं, वो यही कार्रवाई कि हम आफरीदी साहब कह रहे हैं कि उस वक्त क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर थी। उनका क्या ओपिनियन था? क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर थी, आफरीदी साहब कह रहे हैं। ये कुछ और बात हो रही है। अब जब क्रेडिट रेटिंग की बात आ रही है तो तारीख जो याद करनी है वो 11 अप्रैल 2022 है, जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का। उस दिन की हकीकत यह है कि जो आप आलमी मंडियों के सुको बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं, उनमें जो डिफॉल्ट का रेट है वो कहीं 50-51% पे चला गया। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो आलमी बरादरी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट होने चला है। आज आपने बताया कि वो रेट वहां से घूमता हुआ 20-21% पे पहुंच गया है। तो आलमी बरादरी की तरफ से जो पैगाम वो है वो ये हमारे वक्त में 4% था। तो आप कह रहे हैं कि जो ओवरऑल डिस्काउंट रेट है अगर वो 25-27%, सर मेरे वो बेहतर हो गया। आपकी नॉलेज को ना टेस्ट करें, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट बदल लें क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे क्या बात हो रही है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। नहीं, मैं ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। अली, मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मैंने आपको ना सर ब्रेक ले लूं। देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, वो ब्रेक मैं ले लूं। ब्रेक के बाद मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही थी आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से और शहरियार आफरीदी साहब जो हमारे साथ हैं उन्होंने कहा कि चूंकि उनका सब्जेक्ट नहीं है तो मुजम्मल असलम साहब से रिक्वेस्ट की गई है, जो कि SAPM रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के। मुजम्मल असलम साहब, इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया। अब से पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ये बताया, पहले अली परवेज़ मलिक साहब ने बात हो रही है कि IMF प्रोग्राम में फ़र्क क्या है, उनके प्रोग्राम में जो अब कैश रिलीज़ हुआ है $1.17 बिलियन का और आपका क्या है। तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कहा कि जो वादे और कमिटमेंट्स IMF के साथ PTI की गवर्नमेंट ने किए थे जुलाई 2019 के बाद, जब उनको पूरा नहीं किया गया, पैसे ले लिया IMF से, उनको पूरा नहीं किया गया, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या कमिटमेंट्स थी जिनको IMF के साथ आपने किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से पेमेंट रुक गई थी? देखिए, डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो है ना, जो उन्होंने बात की, असूली तौर पे तो सवाल के जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए था कि क्या ऐसी चीज थी जो हमने नहीं की। पहले तो मैं उनको भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ानी थी, बिजली की कीमतें बढ़ानी थी, गैस के नरक बढ़ाने थे, वो नहीं बढ़ाए। मैं डॉक्टर साहब फारूक सलीम को भी अभी उनको भी यार, अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे तो उनको भेज दीजिएगा। ये जो रिव्यू था ना, ये जो 7th रिव्यू था, ये था दिसंबर 2021 के टारगेट से। एक भी वेवर नहीं था उसमें, हमने सारे टारगेट्स अचीव किए थे। डिस्प्यूट हमारा उनका आया था पेट्रोल प्राइस पे कि आपने पेट्रोल पे सब्सिडी क्यों दी है, ये आप सब्सिडी दे देते गरीब को दे देते और उस पर नहीं, उस पर अभी बात ही चल रही थी, 1 हफ्ता हुआ था या 10 दिन, और हमारी हुकूमत चली। ठीक है, अब डॉक्टर फारूक सलीम को कहना, आपके वो जो है कल जो IMF की ट्रांसक्रिप्ट आई है, जो कल रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा हुआ है कि हमने वेवर्स दिए हैं
जनवरी से लेकर जून तक, और उसके बाद हमने 1.17 बिलियन अप्रूव किया है। तो अभी भी जो इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने इनको वेवर्स दिए हैं। तो डॉक्टर फरूख सलीम को इतनी अगर तमीज नहीं है कि जब हमारा नहीं सर, वो सुन रहे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ आप सर। वो एक सेकंड मुजम्मिल हसन साहब, डॉक्टर साहब ये क्या मुनासिब है, ये जो तरीकेकार हम रहने दें। नहीं मैं वही, आई अपोलोजाइज, वो आपको इतना गुस्सा आ गया खामखा, आप तो इकोनॉमिस्ट है, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब इतनी तलखी क्यों इसकी बढ़ा रहे हैं? उनका बेसिकली है कि आपने कमेंट किया था कि आपने गेस्ट बिठा दिए हैं पीटीआई से। सर आपका तो इशू ही नहीं है, जो प्रोग्राम का फॉर्मेट चल रहा था उसको चलने देते। वो नहीं बोल रहे सर, अली परवेज वो नहीं बोल रहे हैं, उनको मैंने कह दिया है कि वो वर्ड विड्रॉ कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स का इशू है, आप जवाब तो दें। हाँ वो विड्रॉ कर लें, वो सही नहीं है, मानने की बात होती है, आप हवाई वो सही नहीं है। और शहरियार आफरीदी साइलेंट, जी अली परवेज, शहरियार आफरीदी इस वक्त नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने कहा कि दो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के दरमियान में हम कर लें ताकि लोगों को समझ आ सके। तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मतलब अपॉलॉजी फॉर हार्श लैंग्वेज, लेकिन आपका फिर इस्तेमाल है क्या? आपका आर्गुमेंट यह था कि इन्होंने नहीं आपने नहीं देना सर, ये दो इकोनॉमिक थिंग आर्गुमेंट्स हैं ना, ये बेसिकली ना, इसमें आप इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इसमें क्या है आर्गुमेंट? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा मसला बेसिकली था कि जो हमने सब्सिडी दी पेट्रोल पे, आईएमएफ की डिमांड ये थी गालिबन कि ये एक डिफरेंशिएटेड सब्सिडी होनी चाहिए, कि आप इसको टारगेटेड सब्सिडी दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं था टारगेटेड सब्सिडी देने का, उन्होंने सबको सब्सिडी दे दी, वरना टारगेटेड अगर सिर्फ गरीब लोगों को देते तो शायद आईएमएफ उसको अप्रूव कर देती। तो ये एक झगड़ा था। आपने कहा कि उनके और चीजें पूरी नहीं की थी, और क्या चीजें थी जो पूरी नहीं की थी? डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जुलाई 2019 का है, 4 बड़ी शराइत थी उस वक्त भी, और वही 4 शराइत इस वक्त भी सामने आ रही हैं। उनमें बिजली के सेक्टर के अंदर जो नुकसानात हैं उनको खत्म करने का कहा गया था। अनसस्टेनेबल लॉसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि नाकाबिले बर्दाश्त नुकसानात जो हैं उस सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी थी कि पेट्रोलियम के ऊपर इजाफी टैक्स डाला जाए। वो अगर आप बजट खोल के देख लें जो पीटीआई ने पेश किया था, उसमें 650 अरब रुपए का एक रेवेन्यू रखा गया था कि 30 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये पीटीआई ने खुद से बजट पेश किया था, उस बजट में ये रकम लिखी गई थी। उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तीसरी शर्त उनकी ये थी कि डेट सस्टेनेबिलिटी आपका नहीं है, आप बहुत तेजी से कर्जाजात ले रहे हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जाए। चौथी बड़ी शर्त ये थी कि मार्केट रेट का एक्सचेंज रेट होगा, रुपये डॉलर में आप इंटरवीन ना करें। ये शर्तें पहले भी थीं, यही शराइत आज भी लिखी गई हैं। अगर आप आईएमएफ का जो स्टेटमेंट है उसको खोल के देख लें, वो यही कह रहे हैं कि बिजली के सेक्टर के अंदर आपको इस्लाहात लानी है, वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, वो कह रहे हैं कि डेट सस्टेनेबिलिटी प्लान लाना है, और वो कह रहे हैं कि मार्केट के ऊपर बेस्ड हो आपके एक्सचेंज रेट। तो ये 2019 से यही मामला चल रहे हैं, उनकी यही शराइत आ रही हैं। ये ओरिजिनल प्लान पीटीआई का था, अब पीएमएलएन ने एड़ी चोटी का जोर लगा के वापस इसी प्लान के अंदर हिस्सा बने हैं। और उसमें जो स्टेटमेंट है आईएमएफ की, उसमें उन्होंने वादे तौर पे लिखा है कि हम प्रोग्राम जो है उसको रिवाइव कर रहे हैं। दूसरा हम कर रहे हैं कि 6 बिलियन से वो 6.5 बिलियन पे चला जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने बताई है कि जो वो सितंबर में खत्म हो रहा था उसकी हम एक्सटेंशन दे रहे हैं 2023 तक। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुजम्मिल हसन साहब, नाउ उनका एक प्रोफेशनल पोजीशन आ गई, अब इस पे आपका क्या जवाब? देखिए, मैं तो इनकी प्रोफेशनल ओपिनियन की कदर करता हूँ। कल आईएमएफ का 3 पेज का एक स्टेटमेंट आया और आईएमएफ ने उसमें ये बताएं कि क्या रीजंस लिखे हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी बहरान के मसले। उन्होंने कहा एक यूक्रेन वॉर, एक कमोडिटी सुपर साइकिल और एक अकोमोडेटिव पॉलिसी। ठीक है। दूसरा, मैं जरा सा डॉक्टर साहब को याद करा दूं कि जो 30 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था वो मिफ्ता इस्माइल 2018 मई के बजट में लगा के गए थे। ये आईएमएफ से हमने वादा नहीं किया था। और फिर 2018, 19, 20, 21 हमने 30 रुपए लीटर के हिसाब से लेवी ली भी है माशाल्लाह। और उस वक्त हमने कम की जब हमें लगा आपने नहीं ली है आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए पर लीटर नहीं ली थी? ली है, हमने चार्ज की है 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी। और ये जो लगा के गए थे, ठीक है, वो हमारे जो महान वजीर खजाना साहब हैं, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट में 2018 की अप्रूव की थी
IMF से कहीं नहीं लिखा था। ये डॉक्टर साहब आप जरा जाके डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। अब यही वजीर खजाना ने IMF से 30 की जगह 50 रुपए कमिट कर दिए। अब कल को हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम तो नहीं 50 करेंगे, हम उसको 30 से नीचे लेकर आएंगे। आज बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब को, चाहे वो उसमें पाकिस्तान की स्टेट ने वादा कर लिया नहीं कर लिया, हमारे लिए नहीं एक्सेप्टेबल कि हम तकरीबन को 50 रुपए। देखिए बेसिकली वो ये मुझे तो ये समझ आ रही है कि एक IMF के साथ एक ऑनगोइंग सिचुएशन है ना, इसमें PMLN की जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर सकती है, ना तहरीक इंसाफ के पास कुछ बहुत ज़्यादा है। एक पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सारे। तो मैं इसीलिए मैं चाह रहा था कि लोगों को समझ आ सके। पढ़ा लिखा प्रोग्राम है, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह समझदार लोग हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को एक हकीकत समझ आ सके। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तो फिर ये सारी पॉलिटिक्स ही है ना, IMF के साथ तो मजबूरी पाकिस्तान की मसलसल चल रही। डॉक्टर साहब ये बात, ये जुमला जो आपने इस्तेमाल किया दुरुस्त है। दोनों तरफ से सियासत हो रही है, प्रोग्राम पुराने वाला है, शराइत पुरानी वाली है, और दो हकाइक बिल्कुल सामने हैं कि डॉक्टर हफीज शेख के जाने के फौरन बाद प्रोग्राम सस्पेंड किया गया था और वो 6 महीने सस्पेंशन में रहा, और उसकी वजह ये थी कि PTI ने वायलेशंस की थी, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरी दफा दोबारा से ये सस्पेंशन में गया। नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमने पेट्रोलियम पे सब्सिडी जब दी तो IMF ने कहा कि टारगेटेड होनी चाहिए। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने कहा बाकी हमने अहदाफ पूरे कर लिए। जो रिव्यू था 2012 का, दिसंबर 2021 का। डॉक्टर साहब वजूहात के ऊपर बहस की जा सकती है। हकाइक ये हैं कि PTI की हुकूमत के दौरान 2 दफा IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में गया है। सस्पेंशन में जाने से पहले दोनों दफा जो है वो एक साथ, एक दफा 500 मिलियन और एक दफा $1 बिलियन की वसूल कर ली गई थी IMF से, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में गया। इसका असर क्या होता है कि एक अदम एतमाद का, अदम एतबार का रिश्ता हो जाता है। एक आलमी इदारा है, वो ये कहता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे वादे किए हैं, वादे करने के बाद किस्त वसूल कर ली है और फिर उन वादों की खिलाफ वर्जी की है, और एक दफा नहीं 2 दफा की है। तो इसलिए फिर एक अदम एतबार का रिश्ता, और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक सॉवरेन जो है वो वादा कर रही है और उस दौरान आप अपने वजीर खजाना को बदल देते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो आलमी इदारों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेक से पहले मैं एक बार फिर असलम साहब को, मुज़म्मल असलम को ले लूं। मुज़म्मल असलम, ब्रेक से पहले थोड़ा सी वजाहत कर दें। वो कह रहे हैं कि चूंकि 2 दफा आपने वादा खिलाफी की IMF के साथ, इस वजह से प्रोग्राम स्टक हो गया और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को 4 महीने और 10 दिन लगे उसको ठीक करते हुए। यस डॉक्टर साहब को मैं बड़ी कतक कलामी माफ, आखिरी दफा IMF का जो बोर्ड हमारे दिनों में हुआ था वो 2 फरवरी 2022 को हुआ, और 28 मार्च को जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था। तो 2 महीने पहले तो हमने किस्त लिया IMF से भाई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का 1994 से जो पेंडिंग काम था IMF, जो 19 दफा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने IMF से वादा किया स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस से, वो हमने कराया, जिसपे हमें क्या क्या इल्जाम दिए। इन्होंने हमें कह दिया मुल्क भेज दिया, PTI में मुख्तारी को ये कर दिया, हम आते ही उसको रिवर्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो क्या था, उसको तो हमने किया, और 1994 से किया। 1994 से ये बात हो रही थी, फरवरी में हमने IMF से किस्त ली है, और ये कह रहे हैं कि IMF से हमारे ताल्लुकात खराब थे। उसके 1 महीने बाद तो हम चले गए। इन्होंने 6 महीने लगा दिए, 5 महीने लगा दिए इसको वो करते करते, और फिर इन्होंने क्यों लगा दिए, बस ये क्विकली मुझे बता देंगे इनको 4-5 महीने क्यों लग गए? उसकी वजह यह है कि इन पे ट्रस्ट नहीं था। उस हुकूमत में आने से पहले जो इनके बयानात थे माशाल्लाह, इनके वजीर आजम, इनके जो टॉप लीडरशिप, PDM की टॉप लीडरशिप के बयानात को उठाए असेंबली के फ्लोर में, फिर इन्होंने IMF के प्रोग्राम के खिलाफ वोट दिया असेंबली में, स्टेट बैंक के अगेंस्ट वोट दिया एक्ट के। इन पे ट्रस्ट नहीं था कि ये जो 2 नंबर में वो ना हो कि ये विड्रॉ कर ले बाद में। और एक चीज और, जब मिफ्ता ने कहा आए कि मैंने IMF से $2 अरब इजाफी मांगे 1 साल प्रोग्राम एक्सटेंड करने की, वो $2 अरब की जगह इनको सिर्फ $500 मिलियन, आधा अरब डॉलर दिए। तो आप देखेंगे कितना बुरा प्रोग्राम नेगोशिएट किया। 9 महीने IMF के रिडार के नीचे फिर आ गए, और सिर्फ आधे अरब डॉलर के लिए। अब ये 9 महीने भुगतेगा कौन? ये तो कितना बुरा नेगोशिएट किया। इसी पे
इसी पे हम बात कर लेते हैं। एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय पीएमएल एंड एडिटेड बाय मिफ्ता ऑन द फ्लोर, ये इस पे फिर मतलब बात कर लेंगे। एक ब्रेक में ले लूं। मैं बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आपने हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया, एक डेप्थ आप ले आए इस पूरी डिस्कशन के अंदर। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन पे। बैक टू अली साहब एंड बैक टू शहरियार आफरीदी एंड डॉक्टर फारूक सलीम आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आपने खालिस्तन इसका एक इकोनॉमिक एनालिसिस सुना जो डिबेट हमने करवाई डॉक्टर फारूक सलीम साहब के दरम्यान में और मुज़म्मिल असलम साहब के दरम्यान में। इसकी पॉलिटिकल साइड के ऊपर आ जाते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, मुझे तो ये समझ आई है कि आपके और पीटीआई के दरम्यान सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है। आप इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं या आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान के इशूज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पर फंडामेंटल हैं, मतलब बस आप मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। अच्छा, गुजारिश इस तरह से डॉक्टर साहब कि मैं पहले अपने भाई से जो आपके पास बैठे हैं ना उनसे माजरत कर लूं। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेगमेंट में वो बात को गलत समझे, क्योंकि मैं उनकी जाती तौर पे बड़ी इज्जत करता हूं, वो एक ट्रू पॉलिटिकल वर्कर है। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की थी कि अगर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ये बता रहे हैं कि मार्केट ने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पाकिस्तान की 50% देख रहे थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी और आज 25% है, तो हालात बेहतर हुए। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था और मैं किसी किस्म की फजूल बहस नहीं चाहता। जहां तक मुज़म्मिल असलम साहब ने यहां अच्छा सर, ये स्पिरिट आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे टेक्निकल चीज मैटर नहीं करती। टेक्निकल अली भाई ये कह दूं, मेरी बात तो सुन ले सर। मैं डॉक्टर साहब मैंने 15 मिनट मुज़म्मिल असलम साहब की कहानी सुनी है, मेरी तो अर्ज सुन लें सर। वो नहीं सर, नहीं, मैं पहले अपनी बात कर लूं, उसके बाद आप जरूर करेक्शन करिएगा। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि जो यहाँ पे मुज़म्मिल असलम साहब 1950 के अंदर पीडीएल क्या होता था, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी क्या लगा हुआ था, वो जो हमें कहानी सुना रहे थे, आज वो अंडर डिस्कशन ही नहीं थी। जो डिस्कशन में बात थी वो ये थी कि जब आईएमएफ से आपने किस्त रिलीज करवाने के लिए वादा किया तो क्या उसमें ये लिखा हुआ था कि नहीं निकला हुआ था कि आप जीएसटी भी पेट्रोल के ऊपर दोबारा लगाएंगे और पेट्रोल के ऊपर 30 रुपए पर लीटर पीडीएल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इतना सा सवाल था जिसको उन्होंने उठा के 1950 के अंदर ले गए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी इनको 3-4 महीने लगे आईएमएफ का प्रोग्राम नेगोशिएट करने में। तो माशाल्लाह मुज़म्मिल असलम साहब जिस हुकूमत की नुमाइंदगी यहां पे करने आए थे ना, उनको 1 साल लगा था इस चीज को फिगर आउट करने के अंदर कि आईएमएफ से मदद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको यह भी याद होना चाहिए असद उमर साहब को इसी चीज पे निकाला गया था। तो खुदा के लिए यहां पे इस किस्म की सियासत मत करें। और अब आपके सवाल पे आते हुए मैं 100% आपसे अग्री करता हूं कि पाकिस्तान के फंडामेंटल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर हमें बैठ के कंसेंसस और एक एक्शन प्लान डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज नहीं लेके आएंगे, हम इसी तरह बूम एंड बस्ट साइकिल में जाते रहेंगे। आप 3-4 साल की ग्रोथ देखेंगे जो इमरान खान ने शौकत तरीन के नीचे डेट फाइनेंस सारी की सारी ग्रोथ दिखाई, और जिस तरह ही वो हुकूमत गिरेगी आप अपने मुंह के ऊपर गिर जाएंगे। इसलिए अगर हम शहबाज गिल को रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप जेल में रख सकते हैं तो मुझे बताएं शौकत तरीन ने जो 2 अटेम्प्ट्स किए इंजीनियर करने की पाकिस्तान की रियासत की डिफॉल्ट को, उसको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? इस सारी की सारी कहानी के हिदायतकार को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो खुदा के लिए मईशत के ऊपर इस तरह से सियासत ना करें। मैं सिर्फ ये अली भाई ना करें, ओ अली भाई मलिक साहब ना करें। एक साइड पे आप कह रहे हैं सियासत ना करें, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि शौकत तरीन को जेल में डाल दें। जी जनाब कि वो तो आपने मुझे बताएं कि आप पूछ के बताएं कि 2 दफा रियासत के जो मफादात हैं उनके खिलाफ डिफॉल्ट को इंजीनियर करने की कोशिश शौकत तरीन ने की कि नहीं की? आप मुझे डॉक्टर फारूक सलीम साहब से ये जवाब ले दें इसका। सर मेरा नहीं ख्याल वैसे की है, ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल। अच्छा बताएं जी। अच्छा आप पूछे ना सर, डॉक्टर फारूक सलीम साहब से पूछे। छोटा है मेरा सर, आपके साथ पॉलिटिक्स की ना सर, रियासत उसमें आती ही नहीं है एक्चुअली, वो उसको जबरदस्ती डाला जा रहा है रियासत को हर जगह आजकल। और सर अगर आईएमएफ की लोन रिवाइव ना होता, पाकिस्तान डिफॉल्ट करता, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नुकसान था। डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूं खुदा के लिए, रियासत के मफादात और हुकूमत के मफादात को अलग कर दें। मुझे इस पे सिर्फ ये एतराज है कि पाकिस्तान की रियासत को हर जगह घसीटा जा रहा है। सॉरी सर, समझता हूं शहरियार भाई माजरत। 2 पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई में, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट की लड़ाई में, या इसे कहते हैं लेबर वर्सेस कंजर्वेटिव की लड़ाई में ब्रिटिश स्टेट नहीं है। आप यहां पे सब लोग जो ना स्टेट को इस पे घेर रहे हैं, प्लीज स्टेट को इससे बाहर रखें। जी जी देखिए, नंबर 1 अली छोटा है, इससे मैं बड़ी तेज आवाज में ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं। फैक्ट्स पे आते हैं। कॉल फेल भी किसका तजाद है? किसने आईएमएफ की डील को क्या क्या हमारे बारे में कहा? आज लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन नहीं हो रहा, 9% रिमिटेंसेस में डिक्लाइन है। मैं आज इनसे पूछता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट 4700 अरब इन्होंने लिया अगेंस्ट किन टर्म्स एंड कंडीशन?
फिर एक और चीज, जो सवाल इनको 45% इन्फ्लेशन चला गया, आम आदमी किससे लिया इन्होंने ये 4,000 जॉब? ये तो ये बताएंगे ना, ठीक। कौम को ये बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी में जितने भी एग्रीमेंट्स किए, मफ्ता इस्माइल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट करते हैं कि पीएमएलएन ने किए। आपने मुआहदे किए, किन टर्म्स पे किए, कौम को किस तरीके से आपने निचोड़ा, आम आदमी का कोई फिक्र नहीं, आम आदमी का कोई एहसास नहीं। अभी मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में फी बैरल ऑयल क्या प्राइस है, हमारे वक्त में क्या थी? ये क्या कर रहे हैं हम पाकिस्तानी? बिजली के बिल हर कुछ माह बाद ये यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। कितने का ऑयल? 87 का जी, बैरल कितने का? 87 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, 90 नहीं सर, लेस देन 90 है, $98 पर बैरल। डॉक्टर साहब, अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं आज एक और चीज इनको बताना चाह रहा हूं, खुदा के लिए, या तो ये और पीपल्स पार्टी आईएमएफ जाते ना पहले, या अब जब ये आईएमएफ में गए हैं तो इनमें इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि ये जो बता रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब असेंबली में खड़े होके जनवरी 2022 में कि जी ये घुटने टेक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो आज कौन सरेंडर कर रहा है? सैयद अली गिलानी शहीद, ये इंडिया के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद, उससे पहले इन्होंने हमाद अजहर के बारे में क्या कमेंट किया था कि ये ट्रेड, आज मैं ये कह रहा हूं कि सैयद अली गिलानी शहीद के लिए तोहफा ये ट्रेड खोलने की शक्ल में देंगे, ये कौम से गद्दारी होगी। मैं आज ये इनको ये सवाल पूछता हूं कि आप पहले तोलें फिर बोलें। हमारी तो पहली गवर्नमेंट थी ना, ये तो चौथी दफा है, दूसरी पार्टी भी चौथी दफा रही, इन्होंने मुल्क की मईशत के साथ किया क्या? ये आज सूडो इंटेलेक्चुअल जो बने बैठे हैं, मेरा इनसे एक सवाल है कि आपने अगर टर्म्स एंड कंडीशन, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने आईएमएफ के साथ डील की अभी, कौम को क्यों नहीं बता रहे? कौम को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? क्या क्या प्लेजेस आपने किए हैं? और फिर आप कहते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स, हमने 19 बिलियन US डॉलर फॉरेन रिजर्व छोड़े थे, इन्होंने 5-6 माह में 11 बिलियन US डॉलर्स किधर गए? अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं हूं तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पार्लियामेंटेरियन, मैं ही आपसे सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की जिंदगी अच्छा, क्यों जीर्ण जो सवाल आपने अली से पूछा, अली साहब जरा क्विक कमेंट कर दीजिए, बिकॉज़ मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, पॉलो फेल का तजाद कहते हैं, जब सदर पाकिस्तान कराची में बारिश हो तो किश्ती लेके बाहर आ जाए, और आज पूरा मुल्क सैलाब के अंदर डूबा हो तो वो प्रेसिडेंट हाउस में अपनी सालगिरह का केक काट रहा हो या वेडिंग एनिवर्सरी का केक काट रहा हो। इसको कहते हैं कॉलो फेल का तजाद। खुदा के लिए ना करे शरियार भाई इस तरह। आप जाके हकाइक तो पहले चेक कर लें। इमरान खान के आखिरी दिन स्टेट बैंक के रिजर्व्स कितने थे? डॉक्टर फरूख सलीम साहब एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, सारी दुनिया उनकी एक्सपर्टीज को मानती है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं उनसे पूछते? खामखा की क्यों बहस करा रहे हैं? अच्छा डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैं थोड़ा सा एक नेशनल लेवल पे जाना चाह रहा था। जिस तरह से खुद कहा अली परवेज मलिक साहब ने कि जब तक सीरियस पेनफुल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, ये इसी तरह से फिर एक पार्टी वर्सेस पार्टी लड़ाई होती रहेगी और वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स किए बगैर पाकिस्तान की मैशत को रिलीफ नहीं मिलेगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा मेरे जहन में क्वेश्चन ये है कि मुझे बिजनेसमैन ने ये बताया है, जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, कि कम अज़ कम अली तो कह रहे हैं $40 बिलियन, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि कम अज़ कम भी $20 बिलियन जो है वो रेज करना पड़ेगा, और जो बॉन्ड है वो पाकिस्तान का बिल्कुल ही डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। दोनों चीज़ों पर कॉमेंट कर दीजिए, करना क्या होगा? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। बॉन्ड इस वक्त जिस जो यील्ड पे चल रहा है, हम आदमी मार्केट में, आदमी मंडियों में नया बॉन्ड जो है वो फ्लोट करने के काबिल नहीं है। किसी भी हुकूमत को नया कर्जा मिलने के बाद कोई जश्न मनाने की जरूरत नहीं होती। हमें इस्लाहात जब तक नहीं लेके आएंगे, जो वजूहात हमें मजबूर कर देती हैं आईएमएफ के सामने घुटने टेकने को, कोई भी हुकूमत आप मैं कहता हूं कि पिछले 50-55 साल की निकाल लीजिए, जब से हम आईएमएफ के पैकेजेस ले रहे हैं, वही वजूहात जो हैं उनको हम रिपीट करते जाते हैं, उन वजूहात को दूर नहीं कर पाते। जो आप मेडिकल जुबान में कहते हैं कि सिम्टम्स और डिजीज, यानी कि हम बीमारी को दूर नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी अलामात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि यही हो रहा है। $1 बिलियन आईएमएफ का आ जाएगा, फिर कुछ सऊदी अरेबिया के आ जाएंगे, कतर के आ जाएंगे, यूएई के आ जाएंगे। ये सब चीजें जो हैं ये हमारी बीमारी की अलामात को दबा देंगी, बीमारी को दूर नहीं कर पाएंगी।
बीमारी को दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे फिर ये बताया कि मैंने साथ ये आर्गुमेंट भी सुना बहुत से इकोनॉमिस्ट का कि किसी भी दुनिया में किसी भी जमहूरियत जो होती है उसमें जो हुकूमत और ऑपोजिशन है उनका कोई मिसाके मईशत नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। तो अब पाकिस्तान में फिर क्या करेंगे? बिकॉज जो फैसले अभी करेंगे शहबाज शरीफ साहब, उसकी ऑपोजिशन मुखालफत करेगी, कल को उनकी हुकूमत आती है, जो फैसले वो करेंगे फिर ये उसकी मुखालफत करेंगे जो पहले से हो रहा है। हल क्या है? डॉक्टर साहब सवाल मुझसे है? जी जी बिल्कुल, क्विकली बात मुकम्मल कीजिए। डॉक्टर साहब मैं दो ममालिक आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इटली है। इटली दूसरी जंग अजीम के बाद पिछले 70 सालों में वहां पे 69 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हैं, यानी कि औसतन हर साल वहां पे एक नई हुकूमत आ जाती, लेकिन उनकी जो माशी पॉलिसी है वो अपनी ट्रैक पे चलती रहती है। तो यहाँ पे जरूरत इस चीज की है कि एक पॉलिटिकल सफियर, एक सियासी सफियर बनाया जाए, एक माशी सफियर बनाया जाए, और उन दोनों के दरमियान में एक फर्क होना जरूरी है। सियासतदान अपनी सियासत करते रहे, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मफाद में जो मईशत है या माशी पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब का भी, शहरियार आफरीदी साहब का भी, अली परवेज मलिक साहब का भी, इसी तरह मुजम्मल असलम साहब जिन्होंने थोड़ी देर के लिए हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में एक इकोनॉमिक पैक्ट जो है वो होना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ कंसेंसस जरूर हो, जिस तरह मोरालिटी पे कंसेंसस है कि कत्ल जायज नहीं है, इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट भी चाहिए। इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया।